अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। बदउनवान के लिए कोई रियायत नहीं, NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म साहब का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आजकल NRO की बहुत बातचीत हो रही है। NRO का मतलब बड़े मुजरमों को माफ़ करना होता है। मुल्क को 2 NRO ने तारीखी नुकसान पहुँचाया और आज मुल्क के हालात की वजह यही NRO थे। सुबह पंजाब में ननकाना साहब के इलाके बलोकी में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के आगाज़ के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक NRO जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने साल 2000 में नवाज शरीफ को दिया, जिसमें उनकी करप्शन का केस हुदैबिया पेपर्स मिल्स को रोका गया और उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया गया ताकि परवेज़ मुशर्रफ की कुर्सी ख़तरे में ना हो। जबकि दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के स्विस केस पर 2 अरब रुपए खर्च किया गया। इमरान खान का कहना था कि लंदन में सरे महल का केस हुआ जो पाकिस्तानी हुकूमत जीत गई, लेकिन NRO पर दस्तखत किए गए थे, इसलिए इस केस को भी छोड़ दिया गया। इन 2 NRO से ताकतवर लोगों ने समझा चोरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, जितनी मर्जी चोरी करो, इस मुल्क में किसी को नहीं पकड़ा जाता। उनका कहना था कि इस NRO का नतीजा ये हुआ है कि इन्हीं रहनुमाओं ने 2008 से 2018 तक 5-5 साल हुकूमत की और मुल्क का कर्जा 6000 अरब रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक पहुंचा दिया है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है यासिर खान बलोच ने, जो कि रहनुमा PTI हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम उमर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है भाई। वज़ीर आज़म साहब ने आज बयान दिया है कि किसी को रियायत नहीं दी जाएगी, NRO देना मुल्क से गद्दारी होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ब्रदर, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि यहाँ पे इस मुल्क को बहुत बुरी तरह से नोचा खसोटा गया है और अब जब इन लोगों का एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, तो इस मौके पे अगर इनको एक और रिलीफ दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये मुल्क और कौम के साथ गद्दारी होगी, इस मुल्क के बच्चों के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ गद्दारी होगी। एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि NRO देना ऐसा है कि बड़े बड़े जो मुजरिम हैं उनको माफ़ कर देना। ब्रदर, मेरे ख्याल में जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो किसी बड़े मुजरिम को भी रिलीफ बिल्कुल नहीं देगा। मेरिट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको एहतसाब और इंसाफ का अमल नजर आएगा कि हमारे इस मुल्क में चीजें चेंज हो रही हैं और चीजें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा। अच्छा, ये काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी नवाज शरीफ के हवाले से कि उन्हें उनके साथ कोई डील हो रही है, लेकिन बाद में ये भी खबरें आ रही थी कि डील ना भी हो लेकिन ढील ज़रूर दी जा रही है। ऐसा कुछ है? इसमें कितनी सच्चाई है आपके ख्याल में? देखें जी, अगर ढील देनी होती तो मेरा ख्याल में अलीम खान साहब को नायब अरेस्ट बिल्कुल ना करती। अगर ढील होती तो PTI के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। तो जब उनके खिलाफ नहीं हो रही तो इनको ढील देने वाली कोई तुक्की कोई लॉजिक ही कोई नहीं है। ये तो एक एमको का की जन्नत में रहने वाली बात है, एक एमकाना ख्याल है मेरे ख्याल में, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, PTI की जो हुकूमत है 6 महीने गुजर चुके हैं, जो हुकूमत ने वादे किए थे अवाम से वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं आपके ख्याल में? उमर भाई, गुजारिश ये है कि ये मोर देन 70 ईयर्स के ब्लंडर्स हैं, इनको सीधा करने में कुछ तो टाइम लगेगा। मिजाज लोगों के चेंज होने में, सिस्टम को चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में खान साहब की एक अच्छी नीयत है हमारे मुल्क और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। मेरे ख्याल में चीजें सीधी होंगी और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। हमारा अलमिया ये है कि आपके मीडिया में बैठे हुए जो दोस्त हैं वो अभी तक PTI की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे। आप ये देखें कि इन 6 माह में हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस हद तक चेंज हुई है। जो लोग हमारे हमसाए हमसे दूर जा रहे थे, आज PTI की लीडरशिप, इस मुल्क की लीडरशिप उनके फैसले कर रही है और मेरे ख्याल में चीजें पॉजिटिव मोड में है। इंशाल्लाह टाइम लगेगा लेकिन इनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें अवाम की, तो अवाम का जो रोना है वो सामने आ रहा है। गैस की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी, जो बिल हैं उनमें काफ़ी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। देखिए सर, ये तो कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं और जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे कुछ एक आधा मिसमैनेजमेंट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि खान साहब दिन रात किसी मिशन पे लगे हुए हैं, इसको मिशन समझ के उस सियासत को कर रहे हैं कि इस मुल्क को एक सही ट्रैक पे मैं डालूंगा
اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد ہی ان چیزوں کا رزلٹ بھی دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یاسر خان بلوچ پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان تمام معاملات کو دیکھیں گے اور پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ اور ان کا وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ ایس این آر او کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی رہنماؤں نے 2008 سے 2018 تک 5 سال حکومت کی اور ملک کا قرضہ 6,000 ارب روپے سے بڑھا کر 30,000 ارب روپے تک پہنچا دیا، کیونکہ کسی کو پکڑے جانے کا خوف ہی نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، روپے کی قدر گر رہی ہے، کیونکہ جب قرضہ لیں گے اور تاریخی خسارے چھوڑیں گے تو بھگتنا عوام کو پڑتا ہے، جبکہ آج یہی لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ آپ نے 5 ماہ میں اسے ٹھیک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا جب ملک کا قرضہ اتنا بڑھا دیا جائے، اس لیے جو بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت کسی کو این آر او دے گی تو وہ سمجھے کہ ہم اس ملک سے غداری کریں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو این آر او دیا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہو کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کا دیوالیہ نکالنے والوں، کرپشن کرنے والوں کو چھوڑا جائے۔ اسمبلی میں شور مچایا جا رہا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے یہ چل جائے۔ لیکن آج واضح کر دوں، جتنی ہم نے کوششیں کرنی تھی کر لیں، اب کسی قسم کی رعایت کسی کرپٹ آدمی کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت کے 5 ماہ میں 3 وزیروں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے اور احتساب بلا امتیاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ درخت لگانا شوق کی بات نہیں، بلکہ یہ مستقبل کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہو گیا ہے۔ پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پر آنے والا وہ ملک ہے جسے سب سے زیادہ ماحولیاتی خطرے کا سامنا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر موسم اسی طریقے سے گرم ہوتا گیا تو آنے والے دنوں میں یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں خشک سالی ہوگی اور دریاؤں میں پانی کم ہو جائے گا، کیونکہ ہماری ملک میں سب سے کم جنگلات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے پنجاب کے مختلف جنگلات کو دیکھا، لیکن افسوس بعد میں انہیں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا، ان زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں آلودگی بڑھی اور آج لاہور میں سب سے زیادہ آلودگی ہے۔ جنگلات کاٹنے کی وجہ سے گرمی بڑھی اور گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے۔ یہ جنگلات بڑھانا شوق نہیں بلکہ لازم ہے، اور نوجوانوں نے اپنے اور ملک کے مستقبل کے لیے درختوں کی کٹائی کو روکنا ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں 10 ارب درخت لگانا ہمارا ہدف ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ہم نے 1 ارب سے زائد درخت لگائے اور ہم نے پورے پاکستان کو سبز کرنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق دور میں قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر جنگلات کی اراضی پر قبضہ کیا گیا، لیکن اچھے بیوروکریٹس کی مدد سے ہم قبضہ گروپ سے ان اراضی کو جن پر قبضہ کیا گیا خالی کروائیں گے۔ ہم نے پارک سے بھی قبضہ چھڑوانا ہے، اور ہر جگہ سیمنٹ بھر جائے گا تو مزید گرمی ہوگی اور لوگوں کو مشکلات ہوگی، لہٰذا ہم نے ان قبضہ گروپ کے خلاف جہاد شروع کرنا ہے۔ بلوکی پارک کو ہم بابا گرو نانک کے نام پر تیار کریں گے، اور ہم جلد ہی گرو نانک یونیورسٹی قائم کریں گے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ اسکول، کالجز اور جامعات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں موجود تمام اقلیتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ پاکستان بنا رہے ہیں جس میں تمام سہولیات فراہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے اختلافات کے حوالے سے آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا تبادلہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نوید کامران بلوچ کو عہدے سے ہٹانے کے بعد صوبے کے انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس صلاح الدین خان مسعود کا تبادلہ بھی کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے تبادلوں اور تقرریوں کے لیے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق محمد نعیم خان کو خیبر پختونخوا کے نئے آئی جی تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس سروس گریڈ 21 کے افسر آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین مسعود کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ محمد نعیم خان کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے محمد نعیم خان پولیس سروس گریڈ 22 کے افسر اور آئی جی آزاد کشمیر بھی تعینات تھے، جبکہ ان کی جگہ صلاح الدین مسعود کو آئی جی آزاد کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ سرکاری امور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اختلافات کے باعث وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کو عہدوں سے ہٹایا۔ اس سے قبل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کے افسر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نوید کامران بلوچ کو عہدے سے ہٹا کر انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ نوید کامران بلوچ کو جون 2018 میں نگران حکومت نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کیا تھا۔
वफाकी हुकूमत ने उनकी जगह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के अफसर मोहम्मद सलीम को नया चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया, जो उससे कबल भी इसी सूबे में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। वाज़ेह है कि मोहम्मद सलीम 30 अक्टूबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ग्रेड 21 के अफसर ख्वाजा दाऊद अहमद को भी तब्दील करते हुए उन्हें 3 साल के लिए डेपुटेशन पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। उनकी जगह वज़ीर न्याज़ राना को आज़ाद कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। वो इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी सनत व पैदावार तैनात थे। नकीबुल्ला कत्ल केस के हवाले से अहम इंकशाफ हुआ है। कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट में ये इंकशाफ किया है कि रॉ नवाज समेत जो दीगर मुल्जिमान इंतहाई सफाक, चलाक, बाअसर और ताकतवर अफसरान रहे हैं, जिन्होंने वाक़े के अहम चश्मे-दीद गवाह को लापता कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्ला कत्ल केस में साबिक SSP रॉ अनवार और दीगर की ज़मानतें मनसूख करने से मुतालिक मामले पर समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान ने अदालत में तहलका खेज इंकशाफात करते हुए बताया कि नकीबुल्ला कत्ल केस के अहम चश्मदीद गवाह को लापता कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने अदालत में ये इंकशाफ किया कि रॉ अनवार समेत मुल्जिमान इंतहाई चलाक और बाअसर हैं। उनका कहना था कि चश्मदीद गवाह मुल्जिमान के असर व रसूख के बायस पहले ही बयान से मुनहरिफ कराया जा चुका था। उन्होंने अदालत को बताया कि गवाह का लापता किया जाना मुल्जिमान के असर व रसूख का एक ये मुंह बोलता सबूत है जो सबके सामने है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में खदशात का भी इजहार किया कि अगर मुल्जिमान की ज़मानतें मनसूख ना की गईं तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं, जबकि मुल्जिमान गवाहों को डरा कर, धमका कर बयान बदलने पर भी मजबूर कर सकते हैं। इंतहाई मौसर डिजिटल शहादतों से मुल्जिमान को सज़ा मुमकिन है और साथ ही अदालत आलिया से ये इस्तदा की गई है कि अदालत रॉ अनवार और दीगर मुल्जिमान की ज़मानतें मनसूख करने से मुतालिक मुनासिब हुक्म सादिर फरमाए। ख्याल रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रॉ अनवार और साबिक DSP कमर अहमद शेख की ज़मानत मंजूर कर रखी है। मुल्जिमान पर नकीबुल्ला कत्ल केस और उसके साथियों के अगवा, गैर कानूनी असलहा रखने और कत्ल के इल्ज़ामात हैं। केस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताएं तो जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साला नकीबुल्ला को 13 जनवरी को SSP रॉ अनवार की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था और ये दावा किया गया था पुलिस की तरफ से कि शाह लतीफ़ टाउन के उस्मान खास अखेली गोट में मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। SSP मली रॉ अनवार की जानिब से उस वक्त इल्ज़ाम लगाया गया था कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में मुलव्वस थे और उनके लश्कर जंगवी और अस्करियत पसंद ग्रुप्स जो हैं दाइश से उनके ताल्लुकात थे। उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मामला उठने पर 19 जनवरी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार ने कराची में मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबले कत्ल किए जाने वाले नकीबुल्ला महसूद पर आज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद ये मज़कूरा केस की मुतअद्दिद समाअतें हुई, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने रॉ अनवार को पुलिस हुकाम के पेश होने का मौका भी दिया। तहम 21 मार्च 2018 को SSP मलिर रॉ अनवार अदालत उज़्मा में पेश भी हुए और समाअत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर रॉ अनवार का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिया गया था, जबकि उन्हें इस्लामाबाद से सख्त सिक्योरिटी में कराची मुंतकिल कर दिया गया था। इसके बाद कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें पेश किया गया था, जहां उन्हें 1 माह के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। 21 अप्रैल को 2018 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम रॉ अनवार को सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म दिया था। तहम अदालती अहकामात के बरखिलाफ मलिर कैंट में रॉ अनवार की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्ला कत्ल केस के मुल्जिमान रॉ अनवार और कमर अहमद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया था, जिसके खिलाफ नकीबुल्ला के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का नाम ECL से निकालने के लिए गुज़श्ता साल अक्टूबर में अलग अलग दरख्वास्तें वजारत दाखिला में जमा करवाई गई थी। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि एग्ज़िट फ्राम पाकिस्तान रूल्स 2010 के रूल 2 में बयान करदा वजूहात पर हम लागू नहीं होती। किसी मुआशी जुर्म, दहशतगर्दी या उसकी साजिश जैसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है, लिहाजा नाम ECL से निकाले जाएँ। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने तीनों शख्सियात का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है।
वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता बरस 6 जुलाई को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, मरीम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इसी अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी थी। 20 अगस्त की अगर बात करें 2018, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने का फैसला किया गया था। बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से और तालिबान से जो मुज़ाकरात है उस सिलसिले में कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में इंतखाबात से कब तालिबान से मुआहिदा हो जाए, ऐसा कहना है ज़ल्मे खलीलज़ाद का। वाशिंगटन अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में जुलाई के इंतखाबात से पहले तालिबान से अमन मुआहिदे की कोशिश की जाएगी ताकि तालिबान भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकें। वाशिंगटन में US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि तालिबान से बातचीत बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर है और एक लंबे सफ़र के आगाज़ के अभी 2-3 कदम ही उठाए गए हैं। ताहम इनका कहना था कि तालिबान फौरी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि इस तरह मुतालबात मनवाना मुश्किल होगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के लिए अमन मुआहिदा चाहते हैं। हम इस साल को अफ़गानिस्तान में अमन का साल करार देना चाहते हैं और पाकिस्तान अहम मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। साथ ही उन्होंने अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिशों में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहते हैं। ताहम अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान मज़ीद किरदार अदा करे। पाकिस्तान तालिबान धड़ों में बातचीत के हक़ में है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बताया कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने के बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया गया। ताहम अफ़गानिस्तान में अमन पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने में मुआविन होगा और अफ़गानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है और मुफ़ाहमत की जो कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं उनकी वजह से पाकिस्तान अहम मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफ़गान अमन अमल में रूस के मुस्बत किरदार का भी खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह के आखिर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान 17 साल से जारी अफ़गान जंग के ख़ात्मे के मामले पर पेशरफ्त हुई थी और रिपोर्ट सामने आई थी कि मुज़ाकरात के दौरान 18 माह के अंदर अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। ताहम किसी भी फ़रीक़ की जानिब से इसकी बाकायदा तस्दीक नहीं की गई थी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।